जो मैं आपको बता रही हूँ कि ब्रायन डीस जो हैं अमेरिका के स्पोक्स पर्सन, उनकी तरफ से ये थ्रेट आया या ये वार्निंग आई है इंडिया के लिए कि देखें आप जो हैं वो अपना ज़रा थोड़ा सा परे हो जाएं, थोड़ा सा अपने ताल्लुकात कम करें। एक तरफ वो तेल भी ख़रीदता जा रहा है, दूसरी तरफ उसी वक्त जब रशिया को उसमें से निकालने के लिए होती है, जनरल असेंबली की ह्यूमन राइट्स काउंसिल से निकालने के लिए एक रेजोल्यूशन पास होती है, तो उसमें इंडिया ने ये नहीं किया कि वो कहे कि अब क्योंकि एक तरफ से हमें दबाव आ रहा है, प्रेशर आ रहा है, थ्रेट आ रहा है, तो हम ऐसा करते हैं कि ठीक है जो अमेरिका कह रहा है वो मान लेते हैं, उसमें चले जाते हैं। उन्होंने उसको न्यूट्रल रहे और उसमें हिस्सा ही नहीं लिया। देखिए, यूएस और बाकियों का तो हमेशा यही प्रयत्न रहेगा कि वो इंडिया को और अपने पास लाएं, लेकिन और वो तो अब सार्वजनिक रूप से भी हो रहा है, वो तो कमेंट सार्वजनिक तौर से भी आपको देख ही रहे हैं। कई लोगों ने कहा है कि हम चाहते हैं इंडिया हमारी तरह वोट करे, इंडिया हमारे एक स्टैंड ले, हमारे जैसा स्टैंड ले। लेकिन देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि इंडिया की अपनी एक विदेश नीति है, राष्ट्र नीति है, और वो उसके हिसाब से चल रहा है। ब्लूमबर्ग रिपोर्टेड, इसके अंदर यह है कि डायरेक्टर ऑफ द व्हाइट हाउस नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल ब्रायन डीस सेड देयर आर सर्टेनली एरियाज वेयर वी हैव बीन डिसअपॉइंटेड बाय बोथ चाइना एंड इंडिया। इसमें उन्होंने सिर्फ इंडिया का नाम नहीं लिया, इसमें उन्होंने चाइना का नाम भी लिया। पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लिया? पाकिस्तान को तो हम पहले ये सब कुछ कह चुके हैं। अच्छा, अब इंडिया और चाइना को भी उन्होंने कहा, तो क्या इसका मतलब है कि चाइना के जो हैं प्रेसिडेंट शी, उनके पास भी एक मौका है कि वो भी एक अपने पूरी नेशन को ही बताएंगे देखो जो वेस्ट है वो मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। इसी तरीके से इंडिया के पीएम मोदी भी एक इसको बहुत बड़ी साजिश बना सकते हैं और कह सकते हैं कि देखो वेस्ट जो है वो मेरे खिलाफ काम कर रहा है। तो ये तो भाई अब वो जिस जिसको देंगे सभी बनाना शुरू कर दें। बल्कि मेरा तो ख्याल है कि ये सबके सामने आना चाहिए, सबकी नज़र में, ताकि सबको पता चले कि अब पूरा जिस जिसको भी वो ये कह रहे हैं वो सब कह रहे हैं कि भाई ये तो हमारे खिलाफ एक ऐसी साजिश हो रही है, ये तो रिजीम चेंज की साजिश हो रही है। फिर तो ये सब कंट्रीज़ भी ये कहेंगे इसको हम इसी तरह लें, अगर हम खुद इस तरह कर सकते हैं। और इसमें एक और बड़ी दिलचस्प बात है, वो ये है कि वाइल द यूएस, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान हैव पायल्ड इकोनॉमिक सैंक्शंस ऑन टू रशिया इन रिस्पॉन्स टू वॉर अगेंस्ट यूक्रेन, इंडिया हैज़ डिक्लाइंड एंड इंस्टेड हैज़ सॉट टू कंटिन्यू इम्पोर्ट्स ऑफ रशियन ऑयल। कि इंडिया जो है उसने जो है इसको वो खातिर में नहीं लाया, उसने अपना जो तेल है वो ख़रीद रहा है रशिया से। और उसने तो बड़ी एक अहम खबर थी क्योंकि इंटरनेशनल न्यूज़ के लिए। तो देखें अब इसके ऊपर भारत की तरफ से कोई वो साजिश तैयार करते हैं, चाइनीज़ जो प्रेसिडेंट हैं वो इसके ऊपर अपनी एक साजिश तैयार कर लेंगे, हमारे खिलाफ ये साजिश हो रही है। अच्छा, क्योंकि मैं कहती कि काफ़ी दिन के बाद हम ये इंटरनेशनल जो है फॉरेन अफेयर्स उसको टच करें, तो एक और दो और बड़ी खबरें जो हैं वो भी मैं इसमें शामिल कर लूँ। उसमें एक खबर तो ये है कि जनरल असेंबली ने जो रशिया की इंसानी हकूक़ की कौंसिल है उसकी उनकी रुकनीत ख़त्म कर दी है। और दायरे के ह्यूमन राइट्स की काउंसिल से रशिया को निकाल देना क्योंकि उसने यूक्रेन पर हमला किया, एक बड़ा स्टेप लिया गया। वैसे तो उनके खिलाफ जो सैंक्शंस लगाई गई हैं, बल्कि जो रशियन प्रेसिडेंट पुतिन है और उनकी बेटी के ऊपर भी पाबंदियां कुछ ऐसी लगाई गई हैं, उसकी भी खबरें आ रही थी। और इसमें जो है एक अहम खबर है ये कि यूक्रेन में रूस पर इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों के खिलाफ जो यूएन की जनरल असेंबली है उसने रशिया को ह्यूमन राइट्स काउंसिल की जो कर दिया, उसकी रुकनीत से उन्होंने अलग कर दिया। इसमें यानी ये जो रशिया को ह्यूमन राइट्स काउंसिल से यूएन जनरल असेंबली ने निकालने के लिए एक रेजोल्यूशन जो है वो फॉरवर्ड की, उसके ऊपर 193 कंट्रीज़ में से 93 कंट्रीज़ ने उसको सपोर्ट किया, जबकि 24 कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने उसको सपोर्ट नहीं किया, उसकी मुखालफत में वोट दिया। लेकिन इसको देखते हुए अगर आप मज़ीद इसमें आगे जाएँ तो पता चलता है कि चाइना और ईरान ने वो कंट्रीज़ है कि जिन्होंने इसकी सपोर्ट में वोट नहीं दिया बल्कि इसके अगेंस्ट वोट किया है। और इंडिया ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इंडिया उन कंट्रीज़ में शामिल है जो यहाँ पर भी न्यूट्रल रहा। आप इसको न्यूट्रल कह लें या जिस तरीके से यूक्रेन में हुआ था कि वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था। देखिए, इसके बावजूद कि अभी जो मैं आपको बता रही हूँ कि ब्रायन डीस जो हैं अमेरिका के स्पोक्स पर्सन, उनकी तरफ से ये थ्रेट आया या ये वार्निंग आई है इंडिया के लिए कि देखें आप जो हैं वो अपना ज़रा थोड़ा सा परे हो जाएं, थोड़ा सा अपने ताल्लुकात कम करें। एक तरफ वो तेल भी ख़रीदता जा रहा है, दूसरी तरफ उसी वक्त जब रशिया को उसमें से निकालने के लिए होती है, जनरल असेंबली की ह्यूमन राइट्स काउंसिल से निकालने के लिए एक रेजोल्यूशन पास होती है, तो उसमें इंडिया ने ये नहीं किया कि वो कहे कि अब क्योंकि एक तरफ से हमें दबाव आ रहा है, प्रेशर आ रहा है, थ्रेट आ रहा है, तो हम ऐसा करते हैं कि ठीक है जो अमेरिका कह रहा है वो मान लेते हैं, उसमें चले जाते हैं। उन्होंने उसको न्यूट्रल रहे और उसमें हिस्सा ही नहीं लिया। लेकिन इसमें एक और अहम बात, और वो ये है कि न्यूट्रल रहा है लेकिन एक इसको हवा नहीं बनाया, दूर दूर तक आवाज़ नहीं जा रही, ऐलानात नहीं किए जा रहे,
कंटेनरों पे चढ़ के जो है वो अनाउंसमेंट नहीं की जा रही, और छतों पे चढ़ के अमेरिका को और उन लोगों को जो है वो धमकाया नहीं जा रहा, ये नहीं किया जा रहा, देखो तुमने हमें ये कहा लेकिन हम न्यूट्रल रहेंगे और हम तुम्हें बताएंगे, ये कुछ नहीं किया जा रहा। एक डिप्लोमेटिक वे है, आप अपना जो भी इख्तियार करना चाहते हैं ज़रूर कीजिए, वेल एंड गुड, लेकिन उसका ढिंडोरा मतलब वो तो फिर ऐसा लगता है कि जैसे जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उनका ये तरीक़ाकार नहीं होता, और ऐसा किसी भी कंट्री में आपको देखने को नहीं मिलेगा। वो अपना ऑप्शन अडॉप्ट करेंगे, लेकिन इसमें वो ये नहीं करेंगे कि दूसरों को, सुपर पावर्स को धमकाना शुरू कर दें। और देखिएगा ये भी होगा कि हालांकि उनके पास वार्निंग्स दोबारा आई हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इसको कोई इशू नहीं बनाएंगे, उसको डिप्लोमेटिक वे से हल करें। देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं कि एक तो ये बात भी है कि हर किसी को अंडरस्टैंडिंग होना पड़ेगा इंडिया के स्टांस के बारे में। आप देख लें पूरे क्वाड में सबके सब मिलिट्री अलायंस में है कि नहीं, सब ऑलरेडी नेटो में है, अपनी अपनी मिलिट्री अलायंस में। इंडिया महज एक क्वाड पार्टनर है जो कि किसी अलायंस में नहीं है। दूसरी बात, इंडिया उस तरीके का अभी डेवलप्ड इकोनॉमी भी नहीं है, डेवलपिंग इकोनॉमी है लेकिन उस तरीके का डेवलप्ड इकोनॉमी भी नहीं है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है ये कमेंट्स एक अकोमोडेशन की तरीके से भी देखे जा सकते हैं और इस तरीके से भी देखे जा सकते हैं कि कैसे हम, जैसे इंडिया अब बड़े स्तर पर आ रहा है ग्लोबल स्टेज पे, तो उसकी कैसे क्वाड में भी मेन स्ट्रीमिंग हो। अब आप देख लें अभी चाहे वो डिफेंस को ही आप देख लें, अभी सारी बातें हो रही हैं रशिया पे डिपेंडेंसी की और इन सब चीज़ों पे, लेकिन आप सिप्री की फिगर्स उठा के देख लें तो इंडिया ने तो एक्चुअली में कम किया है अपना रशिया से डिफेंस प्रोक्योरमेंट, और उसी अबाउट 53% कम किया है, और उसी दौरान जो है काफ़ी इंक्रीज किया है वेस्टर्न कंट्री से, चाहे वो यूएस हो जाए, फ्रांस हो जाए, इजराइल हो जाए। लेकिन अब भारत को ये भी समझना है कि एक निर्भरता को आप हटाने के लिए दूसरी निर्भरता पे ना चल जाएं, तो वो आत्मनिर्भरता भी यहाँ पे जो चल रहा है भारत में वो भी महत्वपूर्ण है। लेकिन उसके साथ साथ मुझे लगता है कि भारत को भी अब देखना पड़ेगा कि आगे चलते हुए हमारा जो फ्यूचर है किसके साथ है। पास्ट के जो टाइज थे वो रशिया के, रूस के साथ थे, सबके साथ थे, लेकिन आने वाले आप सभी जगह पे देख ले, चाहे वो जो बच्चे आते हैं इंडिया से, ज़्यादातर वो पसंद करते हैं यूएस में ही पढ़ना अब, या वेस्टर्न कंट्रीज में पढ़ना। ट्रेड टाइज अभी सबसे ज़्यादा जो हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज के साथ हैं। आपके टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस सारे यहाँ से आ रहे हैं, और जिसमें कि इंडियन अमेरिकन भी बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। तो मुझे लगता है उन सब चीज़ों में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जब आप ग्लोबल सप्लाई चेन्स की भी बात करते हैं, इस समय जब कोविड हुआ तो सबसे पहले हमने यही देखा ना कि पूरा का पूरा जो वर्ल्ड था उसे लगा कि हमारी एक चीन पर एक निर्भरता हो गई है, और ये तो सबके ही, सारी वेस्टर्न नेशन सबके ही हित में है कि एक जगह से डिपेंडेंसी ना हो, उसे हम डाइवर्सिफाई करें। तो मुझे लगता है प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इंडिया को देना कोई ऐसा हर ही किसी के हित में है। वो सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, वो हर किसी के हित में, चाहे वो हम साथ में काम करेंगे, चाहे वो एजुकेशन को लेके हो गए क्वाड स्कॉलरशिप्स में, या फिर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स में हो गया जैसे यूएस इंडिया DTTI के तहत करते हैं, या फिर जो आपके सारे 4 वर्किंग ग्रुप्स हैं क्वाड के अंदर उसके तहत हो गया। तो मुझे लगता है उस प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट को आपको उस नज़रिए से देखना चाहिए। अच्छा कीर्ति साहब, ये बताइएगा कि जब जो 2+2 है, सारी बात है ये फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर है के लेवल पे है, तो इट मींस के जो अमेरिकन हैं वो जियो स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन में इंडिया को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर ट्रेड मिनिस्टर बीच में होता या कि इकोनॉमी के चीजें देखनी होती तो वो एक पता चलता भाई इसकी डायरेक्शन ये है। सो व्हेन इट कम्स टू फॉरेन पॉलिसी एंड डिफेंस, तो इससे मुराद क्या है? सिर्फ चाइना है या इससे मुराद जो बायलैटरल ताल्लुकात हैं उनको भी स्ट्रेंथन करना है? और काइंडली जरा बताइएगा कि आप क्या समझती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जयशंकर साहब हैं, तो किन फॉरेन पॉलिसी इश्यूज के ऊपर एक कोई डिस्कशन या डायलॉग या एक टॉक या एक बात हो सकती है? देखिए, 2+2 को तो आपको ये डिफेंस, स्ट्रेटेजिक और इंडो पैसिफिक, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, इन सब चीज़ों के ही नज़रिए से देखना होगा। जो आप कमर्शियल टाइज की बात करते हैं तो उसके लिए अलग फोरम मौजूद हैं, चाहे वो आपका यूएस इंडिया कमर्शियल डायलॉग हो गया, CEO फोरम हो गया, या फिर ट्रेड पॉलिसी फोरम हो गया, तो वो अलग
जो है फोरम्स और जगह हैं जहाँ पे ट्रेड रिलेशंस की बात होती है। तो यहाँ पे फोकस जो है वो ज़्यादा डिफेंस और स्ट्रेटेजिक मुद्दों पर ही रहेगा। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे नहीं लगता, देखिए यूएस और बाकियों का तो हमेशा यही प्रयत्न रहेगा कि वो इंडिया को और अपने पास लाएं, लेकिन और वो तो अब सार्वजनिक रूप से भी हो रहा है, वो तो कमेंट सार्वजनिक तौर से भी आपको देख ही रहे हैं। कई लोगों ने कहा है कि हम चाहते हैं इंडिया हमारी तरह वोट करे, इंडिया हमारे एक स्टैंड ले, हमारे जैसा स्टैंड ले। लेकिन देखिए आपको ये समझना पड़ेगा कि इंडिया की अपनी एक विदेश नीति है, राष्ट्र नीति है, और वो उसके